नमस्कार, 9 बजे की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि भी मौजूद रहेंगी इस बुलेटिन में। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनावों में बीजेपी की पहली सूची जारी होते ही अब घमासान मच गया। अगले ही दिन रतिया से बीजेपी विधायक का इस्तीफा सामने आ गया है। लक्ष्मण नापा का प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा सामने आ गया। ये नाराजगी इस्तीफे के रूप में सामने आई है। पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को टिकट मिला है। टिकट कटने से नाराज हैं लक्ष्मण नापा और इसीलिए सदस्यता ही छोड़ दी। पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को इस सीट से टिकट मिला है। हरियाणा में बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने 8 मंत्रियों को दोबारा से टिकट दिया है, जबकि 2 मंत्री समेत 9 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। 25 नए चेहरों को मौका दिया गया है। हरियाणा में हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। कई दिनों से लगातार मंथन के बाद पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 25 नए चेहरों को टिकट दिया गया है। पार्टी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लाडवा से मैदान में उतारा है। अनिल विज को अम्बाला कैंट से टिकट दिया गया है। इसके अलावा किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को तोशाम से चुनावी मैदान में उतारा गया है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को अटेली से उम्मीदवार बनाया गया है। सोहना सीट से मौजूदा मंत्री और विधायक संजय सिंह का टिकट काटकर तेजपाल कंवर को टिकट दिया गया है। साथ ही बादशाहपुर से नरबीर सिंह को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट दिया गया है। कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हुई पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी और अम्बाला शहर की मेयर शक्ति रानी शर्मा को कालका से टिकट दिया गया है। इस लिस्ट की खास बात यह है कि बीजेपी ने जेजेपी के 3 पूर्व विधायकों को टिकट दिया है। पार्टी ने टिकट बांटने में जातीय समीकरण का ध्यान रखा है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 16 ओबीसी, 13 जाट, 13 एससी, 9 ब्राह्मण, 8 पंजाबी, 5 वैश्य, 2 राजपूत और 1 सिख जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। और इस बीच एक और झटका ये कि हरियाणा के एक और बीजेपी नेता का इस्तीफा सामने आया है। दादरी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष का इस्तीफा सामने आ गया। विकास उर्फ भल्ले ने इस्तीफा दे दिया है। ये देखिए उनका इस्तीफा पत्र हम आपको दिखा रहे हैं। दादरी किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। टिकट न मिलने से विकास उर्फ भल्ले नाराज बताए जा रहे थे। और मोहित मल्होत्रा और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, एक के बाद एक इस्तीफे सामने आ रहे हैं। बीजेपी की लिस्ट जारी होते ही ये नाराजगी सामने आ गई क्योंकि 25 नए चेहरों को मौका दिया गया है। इस्तीफा देते हुए क्या कहा जा रहा है? देखिए, इस्तीफा देते हुए कई जो नेता हैं वो सीधे तौर पे अपनी चिट्ठी में लिख रहे हैं कि उनको उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगी, टिकट वितरण ठीक से नहीं हुआ है, ये आरोप लगाया जा रहा है और इस्तीफा दिया जा रहा है। सबसे बड़ा नाम जो अब तक सामने आया है वो लक्ष्मण नापा, जो कि फतेहाबाद जिले के रतिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। वहाँ की मैं आपको पूरी रणनीति बताऊँ तो वहाँ के जो लोकल बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो सुनीता दुग्गल, जो कि पूर्व सांसद हैं, वो कुछ दिन पहले ही वहाँ पर सक्रिय हो गई थी, टिकट लेने का प्रयास कर रही थी, उससे नाराज़ बताए जा रहे हैं। लोकल जो बीजेपी के कार्यकर्ता उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी थी आला कमान को और कहा था, 3 नाम भेजे थे कि ये 3 जो नेता हैं वो यहाँ के लोकल नेता है, यहाँ के ज़मीन से जुड़े नेता हैं, काम कर रहे हैं, इनमें से ही किसी को टिकट दिया जाए, सुनीता दुग्गल को टिकट नहीं दिया जाए। तो सुनीता दुग्गल वहाँ पर किस तरह से अब जो पूरा का पूरा विद्रोह हो रहा है उसको संभालेंगी, वो बड़ी बात होगी। लक्ष्मण नापा, जिन्होंने जो सिटिंग विधायक है वहाँ से, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ये भी बड़ी बात है। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि जितने भी नेता बागी हैं इस वक्त, जो नाराज़ हैं, जो टिकट वितरण की वजह से इस्तीफे दे रहे हैं, उनको मना लिया जाएगा। अगर नहीं बनाया जाता तो काफ़ी बड़ा नुकसान पार्टी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये नाराजगी कहीं भारी न पड़े इसलिए मान मनोबल की कोशिश भी होगी, लेकिन जो इस्तीफा दिया गया है नेताओं की ओर से वो नाराजगी स्वरूप दिया गया है कि टिकट नहीं तो इस्तीफा सामने आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका जानकारी देने के लिए। और वहीं हरियाणा में गठबंधन को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आलाकमान को आप से दूर रहने की सलाह दी है। हरियाणा में 10 साल तक सत्ता से दूर रही कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी से गठबंधन के लिए बातचीत कर रही है। कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अब तक फाइनल कुछ भी नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस आपको 5 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है, जबकि आम आदमी पार्टी 10 सीटें चाहती है। आपसे गठबंधन की बात पर कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने पार्टी आलाकमान को नसीहत दी। बाजवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी को उंगली पकड़ाओगे तो ये गले तक पहुंच जाएंगे। इनको इंडिया अलायंस में रखना चाहिए
इंडिया अलायंस में रखने का नुकसान नहीं है, मगर अपने वर्कर्स और अपनी ज़मीन को बांट कर इनको हिस्सा देना, वो मैं समझता हूँ कि उस पर विचार करने की ज़रूरत है। हम अपना हिस्सा देंगे और जो हमारा पंजाब का तजर्बा है, ये लोग जो हैं, अगर आप छोटी फिंगर पकड़ाओगे तो ये आपका बाजू पकड़ लेंगे। तो इनसे जितना भी बचा जाए ईमानदारी से, मैं समझता हूँ बेहतर होगा। और विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पहलवानों के प्रदर्शन पर सवाल उठाए हैं। वो लोग राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसे थे, ये मनोहर लाल खट्टर का कहना है। आज वही लोग कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, जिससे साफ है कि वो राजनीति कर रहे थे उस वक्त। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के हरियाणा विधानसभा चुनाव में हाथ आजमाने की अटकलों पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों ने जो किया वो राजनीति से प्रेरित था। खिलाड़ी राजनीति चक्र में फंसे थे। कुल मिला के एक राजनीतिक चक्र में मैं समझता हूँ हमारे वो साथी खिलाड़ी हैं उसमें फंसे थे, उस समय फंसे थे। आज उसका पटाक्षेप हो रहा है कि वही लोग आज मिलकर के कांग्रेस के नेताओं के साथ टिकट की गुहार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो सारा विषय था वो राजनीति से ओतप्रोत था। उस समय तो एकदम इसको शायद इतनी साफ गोई से कोई नहीं कह सकता था, लेकिन आज तो साफ गोई हो गई कि वही लोग आज कांग्रेस की टिकट के लिए उनके पास जा रहे हैं और वो भी कह रहे हैं चुनाव लड़ाएंगे। इसका मतलब वो सारा जो राजनीति से प्रेरित वो एक विषय मुझे लगता है। इससे पहले पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी। इनके बीच 15 मिनट तक मीटिंग हुई। इस मुलाकात के बाद चर्चाएं शुरू हो गईं कि ये दोनों हरियाणा विधानसभा में चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। वहीं हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत की है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर उन्होंने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। मोहन लाल बडौली जी, उनसे बात करते हैं। मोहनलाल जी, आप कैसे देखते हैं जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लग रहा है एक साथ आएंगे, कुछ और सीटें जो इंडिया अलायंस के जो उनके साथी हैं उनको भी दी जा सकती हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश को लूट का अड्डा बनाया, जिस प्रकार से अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जातिवाद क्षेत्रवाद को पनपाने का काम किया, हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है। और जिस प्रकार के उनके गठबंधन और गठबंधन के जो घटक दल हैं किस प्रकार के हैं, किस नेचर के हैं, ये हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है। दिल्ली में, पंजाब में उनको देखा है। और ये आने वाला विधानसभा का चुनाव एक तरफा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने राहुल गांधी से मुलाकात की है, ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, इसको कैसे देखते हैं? ये प्रत्येक वोटर का अधिकार है चुनाव लड़ना और लोकतंत्र के पर्व में शामिल होगा। कौन किससे मिलेगा, क्या करेगा, ये जब उनकी सूची जारी होगी तब उसके बाद कुछ कहेंगे। और खबर यूपी से है। यूपी में बुलडोजर को लेकर अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने आखिर ऐसा क्या कहा जिसके बाद योगी को करारा जवाब देना पड़ा, सुनिए। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता? जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें? जम्मू कश्मीर में एक जनसभा के दौरान आंखों में आंसू लिए उमर अब्दुल्ला ने मतदाताओं से भावुक अपील की है। उन्होंने कहा है कि उनकी इज्जत मतदाताओं के हाथों में है। हाथों में टोपी, आंखों में आंसू,
जुआ पर जनता से फरियाद, मेरी इज्जत आपके हाथ में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी उमर अब्दुल्ला का यह कहना भर था कि भावनात्मक अपील पर लोगों की भावनाएं उमड़ पड़ी। ये तस्वीरें हैं गांदरबल की। उमर ने सिर से टोपी क्या उतारी, जनता ने नारेबाजी शुरू कर दी। इससे पहले अब्दुल्ला ने गांदरबल निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसके बाद वो जनता के बीच पहुंचे थे। आपको बता दें कि एक तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की इस निर्वाचन क्षेत्र में वापसी हुई है, जिसका उन्होंने 2008 से 2014 तक प्रतिनिधित्व किया था, जब वे पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री थे। अब्दुल्ला ने 2024 का लोकसभा चुनाव बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा था, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर रशीद से हार गए थे। अब्दुल्ला ने यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यालय में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वो 16 साल बाद फिर से गांदरबल आए हैं। जम्मू कश्मीर में तकरीबन 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं। पहले फेज में जम्मू के डोडा, किश्तवाड़, रामबन में वोटिंग होगी। सबसे अहम सीट बनिहाल विधानसभा सीट है। यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आमने सामने है। क्या कुछ है पब्लिक के मन में, देखिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट से। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस को कैसे देखते हैं आप? जनाब, ये अलायंस तो बहुत देर से कहते हैं कि हम देश में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इन्हें ज़मीनी सतह पे कुछ नहीं किया। अपनी मिनिस्ट्री चमकाई है तो बेरोजगारों को इन्हें नहीं देखा। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे जो हमारा ये स्लाइड एरिया गया, यहाँ पे हर एक नेता आया, एनसी के भी आए, कांग्रेस के भी आए, पीजीपी के भी आए, यहाँ पे आके भाषण देके चले गए। तो यहाँ के लोगों ने एक फैसला किया। फैसले में ये लिया कि हमने जो है इस वक्त जो है हमने इस चीज़ को पार्टी के लेवल पे वोट नहीं करना। हमने एक ऐसा अपना भाई जो है मतलब प्रत्याशी देख के आप वोट? हाँ, बिल्कुल हमने काम देख के जो है इस वक्त हमारा सूर्य सिंह ठीक है, इनको ही वोट देंगे, सूर्य सिंह देंगे। वजह ये हमारा काम करते हैं, साथ देते हैं हमारा। पुरानी सरकारों ने यहाँ काम नहीं किया क्या? नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये जो लोग हैं ये रामबन विधानसभा से हैं और ये बता रहे हैं कि उनके लिए आने वाले इन चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां भांग की खेती को लीगल करने की योजना बनाई जा रही है। सरकार में मंत्री विक्रमादित्य का दावा है कि इससे अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। हिमाचल प्रदेश हाल के दिनों में आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अब सरकार भांग की खेती को लीगल करने की योजना बना रही है। सरकार में मंत्री विक्रमादित्य ने दावा किया है कि अगर सरकार कानूनी तौर पर इस खेती का आदेश देती है तो ये राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। एक नया जो है वो बिल विधानसभा में अभी पारित होने वाला है कुछ ही समय में, जो हमारे भांग की खेती को लीगलाइज करने के लिए, ये भी मैं समझता हूँ कि एक गेम चेंजर होगा। इससे प्रदेश की आमदनी में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा और प्रदेश का व्यवसाय बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश में दल बदल करने वाले विधायकों को अब पेंशन नहीं मिलेगी। विधानसभा में तीखी बहस के बाद भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक बिल पारित हो गया है। स्पीकर महोदय द्वारा किसी विधायक को एंटी डिफेक्शन के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए तो उसको जो सुविधाएं मिलती है उन सुविधाओं को बंद करने से संबंधित ये कानून को पास किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। सरकार ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण का मुद्दा गरमाया हुआ है। हिमाचल सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह अधिकारी पर भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण होता रहा और प्रशासन सोया रहा। बीजेपी नेता बलबीर सिंह ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था, जिस पर सरकार ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई धर्मस्थल हो, उसकी परमिशन जो है बनाने के पूर्व जो है वो एसडीएम से या डीसी से लेनी पड़ती है, उसके लिए नहीं ली गई। अभी संजौली में हाल ही में एक और ढारा संजौली बाईपास पे बनाया गया, उसको सेम डे तोड़ दिया गया। तो मस्जिद की ऐसे क्या मामला है कि वो क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? इस मस्जिद का निर्माण 2010 से चल रहा था। इस दौरान मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर बार बार नोटिस जारी किए गए। उसके बाद भी 5 मंजिला मस्जिद खड़ी कर दी गई। मेन इशू ये हुआ कि वहाँ 99% लोग वो लोग हैं जो दूसरे धर्म के लोग हैं और बीच इसमें ये मस्जिद का एक निर्माण किया गया है और उसके नज़दीक बहुत सारे स्कूल है। राजस्थान में केसरिया रंग पर एक बार फिर से सियासत गरमाई हुई है। स्कूली छात्राओं को दी जाने वाली साइकिलों के रंग केसरिया करने के मामले में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है।
राजस्थान में भजनलाल सरकार ने 9वीं क्लास की छात्राओं को दी जाने वाली 8 लाख साइकिलों के रंग बदलने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि इससे पहले राजस्थान में जब कांग्रेस की गहलोत सरकार थी तब साइकिल के रंग को केसरिया से काला कर दिया गया था। कोई रीजन नहीं है, पहले इसके पहले भी केसरिया रंग था साइकिल का, कि कांग्रेस ने बदल करके काला कर दिया था। वापस केसरिया रंग जो शौर्य वीरता का परिचायक है। हमारे देशभक्त जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब यही बाना पहन करके क्रांति किया करते थे। दिलावर ने कहा कि रंग बदलने के पीछे कोई खास उद्देश्य नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने उनके आरोप का खंडन किया है। हमने तो केसरिया, हमें केसरिया से कोई दिक्कत नहीं है। हम तो हमें केसरिया कोई देगा तो हम केसरिया बांट देंगे, हरी देगा हरी बांट देंगे, ब्लैक देगा ब्लैक बांट देंगे। तो हम कलर की राजनीति नहीं करते, हम तो विकास की राजनीति करते हैं, रोटी और रोजगार की राजनीति करते हैं। तेज का प्रतीक है, अब उससे क्यों आपत्ति है उनको पता नहीं। तो रात के सपने में भी भगवा भगवा करते करते रह जाएंगे और हम पनपते जाएंगे। और अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां शिवाजी की मूर्ति ढहने पर बड़ी कार्रवाई हुई है। कल्याण से मूर्तिकार जयदीप आपटे गिरफ्तार कर लिए गए। जयदीप आपटे ने ही शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई थी। शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने के बाद से जयदीप आपटे गायब था और अब इसकी गिरफ्तारी हो गई है। मुंबई पुलिस के शिकंजे में यह है मूर्तिकार जयदीप आपटे। पुलिस के मुताबिक शिवाजी महाराज की मूर्ति इन्होंने ही बनाई थी। इनकी ही बनाई गई 35 फुट ऊंची मूर्ति पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में टूट गई थी, जिसके बाद से ये मामला राजनीतिक सुर्खियों में है। जयदीप को कल्याण पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जयदीप आपटे मूर्ति ढहने के बाद से फरार था, उसके खिलाफ लुकआउट जारी किया गया था। बताया जाता है कि जयदीप आपटे को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस से बचते हुए अपनी पत्नी और मां से मिलने कल्याण स्थित अपने आवास पर आया था, जिसकी खबर पुलिस को लग गई। पुलिस के मुताबिक आपटे का पता लगाने के लिए 7 से अधिक टीमें लगाई गई थी। आपटे ने ही मराठा योद्धा शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा बनाने का ठेका लिया था और उद्घाटन के बाद 9 माह से भी कम समय में ये 26 अगस्त को गिर गई थी। इस प्रतिमा के गिरने के बाद मालवण पुलिस ने आपटे और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल के खिलाफ लापरवाही और अन्य अपराधों के लिए मामला दर्ज किया है। पाटिल को पिछले हफ्ते कोल्हापुर से गिरफ्तार किया गया था। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलभूषण पाटिल इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। कुलभूषण, बड़ी गिरफ्तारी हुई है जयदीप आपटे की, अब इनके जरिए क्या कुछ और बात निकलकर सामने आ सकती? देखिए, मालवण में जो राजकोट किला है वहाँ पे 26 अगस्त को ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा जो है वो गिरी हुई थी और उसके बाद उसी दिन जयदीप आपटे और चेतन पाटिल के ऊपर मालवण पुलिस स्टेशन में गुनाह भी दाखिल हुआ था। जिस दिन से ये एफआईआर दाखिल हुआ था उस दिन से जयदीप आपटे फरार था, उसके ऊपर लुकआउट नोटिस भी जारी की गई थी। कल वो अपने घर आया हुआ था और उसी वक्त पुलिस ने कल्याण में से उसको अरेस्ट किया हुआ है। अब हम राजनीति भी इस पूरे मामले में हमने पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में दिखी। अब जयदीप आपटे से क्या कुछ जानकारी मिलती है ये देखना जरूरी होगा, क्योंकि जो मूर्ति 2 या 3 साल लगते हैं बनाने में, वो मूर्ति उन्होंने 5 या 6 महीने में बनाई थी। और क्या वजह थी इतनी जल्दी ये सब मूर्ति बनाने की और किनके कहने पर ये सब इतनी जल्दी ये काम किया गया, इस सब की जानकारी पुलिस जयदीप आपटे से ले सकती है। और आज जयदीप आपटे को कोर्ट में भी ठीक है कुलभूषण, नजर बना के रखिए, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जिस मूर्ति को बनाने में 2 से 3 साल लग जाते हैं वो इतनी जल्दी बनकर कैसे तैयार हुई? अब मूर्तिकार की गिरफ्तारी बहुत अहम मानी जा रही है इस केस में। सीबीआई ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख समेत एक अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीबीआई ने यह केस दर्ज किया है, पूरा मामला क्या है देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सीबीआई का शिकंजा और कस गया है। देशमुख के साथ पूर्व विशेष लोक अभियोजक प्रवीण पंडित चौहान और 2 अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज हो गया है। मामला 2020 में राज्य के शीर्ष बीजेपी नेताओं को झूठे मामले में फंसाने की कथित साजिश से जुड़ा है, जिसमें ये नई एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक तत्कालीन विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को पेन ड्राइव सौंपी थी। पेन ड्राइव में ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग थे। आरोप है कि बीजेपी नेता गिरीश महाजन को फंसाने की साजिश रची गई थी। गिरीश अब मंत्री हैं।
कहा जा रहा है कि विशेष लोक अभियोजक प्रवीण पंडित चौहान ने जलगांव जिला मराठा विद्या प्रसारक सहकारी समाज के ट्रस्टी वकील विजय पाटिल, तत्कालीन गृह मंत्री और एनसीपी एसपी नीता देशमुख के साथ मिलकर साजिश रची थी। मामले को पहले सीआईडी और बाद में जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई ने 2 साल की जांच के बाद ये मामला दर्ज किया है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज के सोशल मीडिया एजेंसी को लेकर दिए गए बयान पर एलजी ऑफिस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया में अपनी पहुंच बढ़ाने और इसके प्रबंधन के लिए उपराज्यपाल सचिवालय ने एक सोशल मीडिया एजेंसी को नियुक्त करने की पहल शुरू कर दी है। उपराज्यपाल सचिवालय के अनुसार ये एजेंसी आम जनता से जुड़े अहम विषयों को निपटाएगी। आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने अपने नेता और पार्टी के महिमा मंडन के लिए विज्ञापन पर हर महीने औसतन 36 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। केवल विज्ञप्ति जारी करने के लिए एक एजेंसी को हर महीने 30 लाख रुपए और अपने राजनीतिक कार्यक्रमों की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एक एजेंसी को सालाना 14 करोड़ रुपए, एक पीआर एजेंसी पर सालाना 4 करोड़ रुपए और सोशल मीडिया एजेंसी पर सालाना 2 करोड़ रुपए खर्च करती है। सोशल मीडिया एजेंसी की नियुक्ति के लिए सालाना 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बीच उपराज्यपाल सचिवालय ने दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज के मंगलवार को दिए गए बयान की कड़ी निंदा की है और कहा है कि उनका बयान अपमानजनक और भ्रामक है। सचिवालय इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेगा। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए कल सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। रात 9 से 10 के बीच हर तबके ने बत्तियां गुल कर डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की मांग की। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी ठीक 9 बजे मोमबत्ती जलाई। अंधेरे के बीच ये मसाल उम्मीद की रोशनी है। नेता से लेकर जनता तक कोलकाता की सड़कों पर उतरी। जैसे ही घड़ी में रात के 9 बजे शहर के कई इलाकों में लोगों ने अपने घरों की बत्तियां गुल कर दी। कोलकाता के लगभग सभी बाजारों में लोगों ने विरोध जताया। दुकानों की बत्तियां बुझा दी गई। राजभवन में भी बत्तियां 1 घंटे के लिए गुल कर दी गई। सन्नाटा पसरा रहा। राज्यपाल ने भी विरोध का प्रदर्शन किया। इसी बीच सड़कों पर खामोशी नजर आई। कई जगहों पर मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया गया, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। शहर में हर तरफ दिख रही थी तो केवल न्याय की आस वाली ये रोशनी। लोगों ने डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले को 1 महीना हो गया है, लेकिन गुस्सा कम नहीं हो रहा। मृतक डॉक्टर के माता पिता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि न्याय की प्रक्रिया काफी धीमी है। बीजेपी नेताओं ने भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन किया, मशाल जलाकर इंसाफ की मांग की। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार और अग्निमित्रा पॉल समेत बीजेपी नेताओं ने विरोध रैली निकाली। और कोलकाता कांड पर लगातार प्रदर्शन जारी है। न्याय की मांग को लेकर देर रात लोग आरजीकर अस्पताल के आगे डटे रहे। TV9 संवाददाता भी रात भर यहां पर मौजूद थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। रात 1:30 बज गया है, लेकिन कलकत्ता के राजपथ में अभी भी आम नागरिक के मुंह में एक ही नारा है, जस्टिस फॉर आरजीकर, वी वांट जस्टिस। इस नारा को लेकर कलकत्ता के हर दिशा में जो 8 से लेके 80 तक सब लोग एक साथ मिलकर इस स्लोगन को और भी बढ़ा रहा है। रात जितना बढ़ रहा है उतना ही इन लोग का स्लोगन बढ़ रहा है। मैं अभी खड़ा हूँ आरजीकर अस्पताल के एकदम सामने, जहाँ पर 14 अगस्त को हुआ था भूचाल। ये जो रात दखल करने का मांग है, उस दिन पुलिस और सीआईएसएफ का जो सिक्योरिटी दिखा जा रहा है, उसको लेके आम नागरिक बहुत ही सेटिस्फाइड है। और इसलिए आज रात 1:30 बज गया है, लेकिन ये लोग अभी तक नारा दे रहा है, वी वांट जस्टिस, जस्टिस फॉर आरजीकर। राजधानी दिल्ली में भी डॉक्टर सड़क पर उतरे। एम्स और आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर ने कैंडल मार्च किया। दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के ये डॉक्टर हैं, जो कोलकाता आरजीकर अस्पताल में हुई दरिंदगी के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। हाथों में कैंडल और तख्तियां लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं। इधर दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के भी ये डॉक्टर हाथों में तख्तियां लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं और सुनवाई में हो रही देरी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने कहा कि कई सबूत मिटाए जा चुके हैं। देरी से उन्हें न्याय मिलने पर संदेह होने लगा है। आरजीकर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
हमें अभी भी इस बात का पूरा भरोसा नहीं हो पा रहा है कि अभया को न्याय मिल पाएगा या नहीं, और इसलिए हम बताना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अभया को न्याय दिला के ही रहेंगे। सीरियसली इन्वेस्टिगेशन होने के बाद कल्प्रिट को पकड़ा जाए, उन्हें सजा हो। इधर दिल्ली में सिविल सोसाइटी ने भी डॉक्टर बेटी को श्रद्धांजलि दी और एक कार्यक्रम के जरिए महिला सुरक्षा की गुहार लगाई। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की पत्नी आतिशी भी शामिल हुई। दिल्ली में हम लोग कभी फोन करते हैं, 100 आते हैं, कम से कम मैं तो नहीं देखा रेस्क्यू ना करे, लेकिन कलकत्ता में देखा पुलिस से डर नहीं है, पुलिस पीछे छुपते हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बहराइच, बाराबंकी, श्रावस्ती के बाद अब बरेली में भी भेड़ियों के आतंक से लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। खेत में काम कर रही एक महिला पर भेड़िए ने हमला कर दिया, जिसके बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है। वन विभाग की टीम लगातार भेड़ियों को पकड़ने में जुटी हुई है। वहीं बहराइच जिले की महासी तहसील में मानव भेड़िए संघर्ष के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रभावित को वन्यजीव आपदा घोषित कर दिया है। सरकार का कहना है कि वन्यजीव आपदा क्षेत्र घोषित करने से ऑपरेशन भेड़िया में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर माननीय मंत्री जी हम लोग चाहते हैं कि पूर्ण रूप से भी कोई अनिवार्य घटना न हो, इससे कैसे प्रभावी कदम उठाया जा सकता है। बहराइच, बाराबंकी, श्रावस्ती के बाद अब बरेली में भी भेड़िए की दस्तक से लोग दहशत में हैं। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के गुड़वारा ग्राम में सन्नाटा पसरा हुआ है। जब से एक महिला पर भेड़िए ने हमला किया है, तब से गाँव में दहशत का माहौल है। लोग घर से निकलने को डरते हैं। खेत से आ रही इस महिला पर भेड़िए ने हमला बोल दिया था। महिला ने बताया कि भेड़िए ने उसके पीछे से हमला किया और उसको गिरा दिया और उसे घायल कर दिया। महिला की आवाज सुनकर जब ग्रामीण उस तरफ दौड़े तो भेड़िया जंगल की तरफ भाग गया। भेड़िए के आतंक के बाद लोग काफी डरे हुए हैं। लोग जब भी घर से निकलते हैं तो लाठी डंडों के साथ निकलते हैं। यूपी में भेड़ियों के साथ साथ सियार का आतंक भी बढ़ता ही जा रहा है। सुल्तानपुर में सियार के आतंक से ग्रामीण परेशान है। रायबरेली के लोग क्यों परेशान है, देखिए रिपोर्ट। यूपी के सुल्तानपुर के इस गांव में लोगों की भीड़ जुटी है। वन विभाग के अधिकारी भी आए हैं, जनता के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। ये अधिकारी और प्रतिनिधि सियार के आतंक से परेशान जनता का सूद लेने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले सियार ने यहाँ कई जानवरों और 2 महिला पर हमला कर घायल कर दिया था। इलाज के दौरान एक महिला और एक जानवर की मौत हो गई। इस खबर के बाद वन विभाग के अधिकारी यहाँ पहुंचे, लोगों को जंगली जानवरों से सचेत रहने को कहा है। साथ ही सियार से बचाव के लिए गाँव में टीम की तैनाती की बात कही है। जो ऐसे घर ही नहीं, जो ऐसे घर हैं उनको भी हम बैरिकेड कर रहे हैं कि आगे ये घटना न घटे। यहाँ इनके अधिकारी कर्मचारी भी रहेंगे और साथ साथ जो है वो जाल जो व्यवस्था होती है पकड़ने वाली, वही व्यवस्था हमारी सरकार की तरफ से, हमारे बड़े विभाग अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। हाथों में लाठी लिए ये लोग पागल कुत्तों के आतंक से परेशान हैं। रायबरेली में पागल कुत्तों ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया, इसलिए लोग अपने हाथों में डंडे लेकर निगरानी कर रहे हैं। वहीं देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश की वजह से हाल बेहाल है। आंध्र प्रदेश और गुजरात में सबसे ज्यादा असर पड़ा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। कई इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। राहत बचाव के लिए कई टीम लगी हुई है। नौसेना के जवान कई इलाकों में मोर्चा संभाले हुए हैं। राज्य प्रशासन और एनडीआरएफ भी राहत कार्यों में जुटी हुई है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर भी लगाया गया है। प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। आंध्र प्रदेश में जारी बाढ़ के हालात पर केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए है। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन के अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम बनाई है। ये टीम बाढ़ प्रबंधन, जलाशय प्रबंधन, बांध सुरक्षा के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगी। केंद्रीय टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी और सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ से हाल बेहाल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अभी भी कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। सड़कें दरिया बन गई हैं। गुजरात के वलसाड में भी आसमान से बरसी आफत से लोग परेशान हैं। कई दिनों की राहत के बाद एक बार फिर हुई बारिश से लोग परेशान हो गए हैं। भारी बारिश के चलते सड़कों पर कई फीट पानी भरा हुआ है। एसडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में लगी हुई है। गुजरात में जारी बारिश की अलर्ट की बात करें तो मौसम विभाग राजस्थान के उदयपुर शहर सहित पूरे जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही जनजीवन बारिश से ठप हो गया है। लोग जान जोखिम में डाल करके सड़क पार कर रहे हैं। पानी के तेज बहाव के बीच बाइक वाला फंसा है। लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन पानी है कि उसे अपने साथ बहा ले जाने पर रामदा है। काफी देर तक जद्दोजहद होती है। लोग अपनी जोर लगा रहे होते हैं। आखिरकार देखिए, पानी बाइक को दूध की टंकी समेत बहा ले गया।
बताया जाता है कि बाइक सवार धर्मेश रोजाना इस तरह अगौना से दूध लेकर गोंगुदा की ओर आ रहा था। तभी अचानक उटिया भाटा में उफनते नाले के बीच फंस गया। गनीमत रही कि धर्मेश को लोगों ने बचा लिया। पानी कई जगहों पर सड़कों के ऊपर से बह रही है, जिससे पार करना खतरे को चुनौती देना है। जान जोखिम में डालकर लोग आ जा रहे हैं। कई जगहों पर पुल टूट गए हैं, जिससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि 2 दिनों की लगातार बारिश की वजह से सभी झीलें लबालब भर गई हैं। नदियां उफान पर है। देख सकते हैं कि उदयपुर के किनारे बहने वाली ये नदी पूरी तरह से भरी हुई है। शहरों का हाल भी देखिए। बाजारों में पानी इस कदर भरा है कि सब्जियां पानी में तैर रही हैं। सब्जी के टोकरे पानी में डूबे हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिले बारिश की वजह से लगातार जूझ रहे हैं। बागपत के कई निचले इलाकों में पानी भरा है। मिर्जापुर में 2 सैलानी वाटरफॉल के बीच फंस गए। चारों तरफ पानी है। पत्थर पर 2 पर्यटकों की जिंदगी टिकी है, लेकिन पानी कब बढ़ जाएगा कहा नहीं जा सकता। ये दोनों पर्यटक पिकनिक मना रहे थे, तभी वाटरफॉल के पानी में फंस गए। आपको लग रहा होगा कि ये आसानी से निकल सकते हैं, लेकिन इसकी हकीकत आप इस रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए देखिए। दूरी कम थी, लेकिन खतरा उससे कहीं ज्यादा अधिक था। देखिए, पर्यटक को शरीर में रस्सी बांधने को कहा गया ताकि बहने की स्थिति में उसे खींचकर बाहर निकाला जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीम का आदेश मिलते ही देखिए ये शख्स पानी में कूद पड़ा। पानी गहरा था, बहाव तेज था। ऐसे में 6 फीट की दूरी भी बेहद खतरनाक थी। आपको बता दें कि ये अहरोरा थाना क्षेत्र के लखियांदरी वाटरफॉल है, जहां वाराणसी के रहने वाले दोनों पर्यटक पहुंचे थे, जिनके फंसे होने की खबर के बाद पुलिस वालों ने उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया। ये बागपत की तस्वीरें हैं। गाड़ियां तिनके की तरह पानी में बह रही हैं। तेज बारिश की वजह से सड़कें नदी बन गई हैं, जिन्हें होकर गाड़ियां गुजर रही हैं। ये हालात है खेकड़ा नगर पालिका क्षेत्र के मेन बाजार की, जहां दुकानों में कई फीट पानी है। शहर में कर्फ्यू जैसे हालात है। और एक अहम खबर है, सीएम पुष्कर सिंह धामी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। आईएफएस नियुक्ति मामले में कोर्ट की कड़ी टिप्पणी। हम एक सामंती युग में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जहां जो भी राजा कहते थे करना होता था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है, आरोपी अफसर को टाइगर रिजर्व का निदेशक बनाने का ये पूरा मामला है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सीएम धामी से अपनी नाराजगी जता रहा है। और आइए आपको बताते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट में आईएफएस राहुल के मामले में सुनवाई हुई। आईएफएस राहुल को राजाजी टाइगर रिजर्व का निदेशक बनाया गया था। राहुल पर पहले ही पेड़ों की अवैध कटाई का आरोप है। आरोपों के चलते राहुल को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से हटाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने सीएम धामी की नियुक्ति पर सवाल उठाए। और सीएम धामी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यह भी जानिए। हम एक सामंती युग में नहीं है, जहां जो भी राजा कहते थे वो करना होता था। कम से कम जब वो असहमत थे तो लिखित में कारणों के साथ कुछ दिमाग का प्रयोग करना चाहिए था। सिर्फ इसलिए कि वो मुख्यमंत्री हैं तो क्या वो कुछ भी कर सकते हैं, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीएम धामी के लिए। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे, उनसे बात करते हैं। पीयूष, बड़े ही कड़े शब्दों में सीएम धामी के इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में इस पर सवाल खड़ा किया है और नाराजगी व्यक्त करते हुए इस मामले में साफ तौर पर कहा है कि हम ऐसे युग में नहीं है जहां जो भी राजा कहते हैं वो करना होता था। अधिकारियों से सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि कम से कम अगर आप उनसे असहमत थे जो नियुक्ति को लेकर के, तो ऐसी स्थिति में अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इस मामले में उनको सही सूचना देनी चाहिए थी। अगर उनके पास सही सूचना नहीं थी, ये सेंस था सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी वजह से, क्योंकि दागी अधिकारी को फिर से नियुक्त किया गया, इसके चलते इस मामले में मुख्यमंत्री की ओर से जो कदम उठाया गया उस पर सवाल खड़े किए। और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले में कड़ी निंदा करते हुए एक बार फिर से इस मामले में विचार करने के लिए जब कहा राज्य सरकार को, तब राज्य सरकार ने ये सूचित किया कि उनसे पहले ही ये निर्णय ले लिया गया है कि अमुक अधिकारी को उस पद पर नहीं रखा जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका पीयूष पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, दागी अफसर की नियुक्ति का ये पूरा मामला था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीएम धामी को कहा है कि मुख्यमंत्री होने का मतलब ये नहीं कि कोई भी फैसला ले सकते हैं, सोच समझकर फैसला लेना चाहिए।
और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा का बड़ा बयान आया है। राजीव गांधी से ज्यादा बुद्धिमान है राहुल गांधी। सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी रणनीति बनाने में राजीव गांधी से बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि राहुल में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं।